देखने को मिलता है, इसको लेकर क्या राय है, बताइए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो आपका जो क्वेश्चन है कि इंग्लिश के प्रति जो जुनून है, जी सर, एक्चुअली अगर मैं इसको जुनून ना कह के एक पेन कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जुनून से ज़्यादा मुझे लगता है कि एक दर्द जो होता है ना दिल के अंदर, वो ज़्यादा काम करता है। और ये दर्द कैसे अंदर आया मेरे, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, आई मीन 7th और 8th स्टैंडर्ड, तो उस टाइम एक्चुअली यू नो दैट आई बिलोंग टू ए वेरी सिंपल विलेज, और मेरी जो एजुकेशन स्टार्टिंग की जो एजुकेशन हुई है वो एक छोटे सी इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई है। जब मैं गांव से और एक छोटे से टाउन की तरफ गया तो मैंने वहाँ पे जाके देखा कि जो गांव से जो लोग आते हैं वो बड़ी जो स्कूल्स होती है उनको एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उन बच्चों के अंदर कैलिबर होता है, लेकिन वो जब लैंग्वेज के अंदर और उनकी पर्सनैलिटी के अंदर जब वो इतने अच्छे नहीं होते। जब मैं उन चीज़ों से गुजरा तो मुझे लगा कि ये चीज़ें मेरी लाइफ के अंदर बहुत ज़रूरी है, और मैं उन चीज़ों से फिर वहाँ से मोटिवेट होके इस सफ़र को मैंने स्टार्ट कर दिया कि अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो आपके अंदर अपनी कैलिबर के साथ साथ आपकी इंटेलेक्चुअलिटी के साथ साथ आपकी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो वहाँ से जो है ये सफ़र स्टार्ट हुआ और फिर मैं आगे बढ़ता गया। लैंग्वेज की जब आपने बात की है तो बहुत बार देखने को मिलता है इंग्लिश लैंग्वेज और स्पोकन इंग्लिश में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत बार देखते हैं कि इंग्लिश की नॉलेज रखने वाले भी स्पोकन इंग्लिश के अंदर मार खा जाते हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए, क्या दोनों चीज़ें एक ही है या दोनों में कोई डिफरेंस? इसके अंदर इफ़ आई टेल यू सो ट्रूली स्पीकिंग, लैंग्वेज के अंदर और सब्जेक्ट के अंदर देयर इज ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, रात दिन का एक डिफरेंस होता है। क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट को आप रूल से समझते हो, जबकि लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, यूथ से सीखते हैं। अगर मैं इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट जो होती है वो टेंस पे चलती है और इंग्लिश लैंग्वेज है वो सेंस पे चलती है। आपको सामने वाले से बात करने के लिए उसके सेंस को पकड़ना होता है। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज। यस। एक सर, जब ये स्पोकन इंग्लिश की बात आती है तो भाई जो बच्चे आपके पास इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं वो तो सही है, लेकिन जब वो घर जाके डिस्कशन करते हैं, हमने आज ये चीज़ सीखी है, हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, तो जो गृहिणी है या फिर जो दूर दराज के जो बच्चे हैं या फिर जो काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके का वर्कर है या वर्कर हैं, वो उनके मन में एक सवाल जरूर आता है जब भी वो घर पे डिस्कशन होता है इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश सीखने को लेकर, तो कि क्या मैं सीख सकता हूँ, तो स्पोकन इंग्लिश को लेकर उनके मन में जो इच्छा शक्ति है उसको किस प्रकार आप पूरा करना चाहोगे, या फिर उसको लेकर क्या विजन है? देखो, ये जो सवाल है आपका कि हर किसी के दिमाग में आता है कि क्या मैं सीख सकता हूँ। जी सर। तो इसको मैं क्लियरली मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाषा जो होती है, भाषा वो उसको सीखने के लिए कोई एज नहीं होती है। आपने देखा होगा कि हमारे इस एरिया से जो लोग बाहर के मुल्कों में जब जाते हैं तो उनको वहाँ पर कोई टीचर नहीं मिलता है, उनको एक एनवायरनमेंट मिलता है, और लोग जो है उस वहाँ पे अरबिक बोलने जाते हैं, अरबिक बोलने लग जाते हैं, तो वहाँ पे उनको कोई टीचर नहीं होता। और अगर आपने देखा होगा हमारे घरों के अंदर जब हमारे यहाँ पे बच्चा पैदा होता है, तो वो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके घर के अंदर जो माहौल होता है, अगर उसके यहाँ पे हिंदी बोली जाती है तो बच्चा 2 साल के बाद हिंदी बोलने लग जाता है, अगर उसके घर पर मारवाड़ी बोली जाती है तो मारवाड़ी बोलने लग जाता है। सिमिलरली अगर उसके आसपास अगर इंग्लिश बोली जाती है तो बच्चा क्या है, इंग्लिश को बोलने लग जाता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर अगर कोई एक बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, अब वहाँ पे आसपास में उसके आसपास इंग्लिश ही लैंग्वेज बोली जाती है, तो स्कूल जाने से पहले वो बच्चा इंग्लिश में बात करने लग जाता है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको किसी ग्रामर या किसी स्कूल या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की नीड है। तो उस एनवायरनमेंट से आप किसी भी भाषा को पकड़ सकते हैं। नहीं, सिटीज़ में तो फिर भी मान लो पॉसिबल है, तो ग्रामीण परिवेश के जो परिवार हैं वो अपने माहौल को सो लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू व्हाट हैपन्स कि हम जैसे अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे हम बच्चों को यहाँ से क्लास देने के बाद कुछ एक्टिविटीज़ देते हैं, तो हम उन एक्टिविटीज़ को क्या, बच्चा मिरर के सामने जाके और उस एक्टिविटी को वो करता है, और या फिर हम उनको क्या करते हैं, अपने आप से बात करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ देते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद बच्चा क्या है 24 आवर्स उस एक्टिविटी को अपने साथ बात करने लग जाता है, जिससे क्या है उसको एक वो माहौल वहाँ पे वो एटमॉस्फियर है वो अपने साथ क्रिएट हो जाता है और वो बच्चा इंग्लिश को बोलने लग जाता है। क्या हम अमेरिकन इंस्टीट्यूट को सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज तक ही सीमित रख सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा नो, लैंग्वेज तक सीमित रखना मैं कहूँगा ये गलत होगा,
क्योंकि अमेरिकन इंस्टीट्यूट के अंदर सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं सिखाई जाती, इसके साथ साथ हम यहाँ पे बच्चों को उसकी पर्सनैलिटी पे कैसे काम करना है, बच्चे को कैसे बैठना है, कैसे उठना है, उसको अपने ड्रेस जो है उसको कैसे सिलेक्ट करना है, लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है। ठीक है, तो हम लैंग्वेज के साथ साथ बच्चे की पर्सनैलिटी पे भी काम करते हैं। तो अगर आपका जो क्वेश्चन है कि क्या इसे भाषा तक सीमित रखना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये भाषा तक ही सीमित रखना इसे ठीक नहीं रहेगा। ठीक है सर, नॉर्मली देखा जाता है तो सिटीज़ में छोटी छोटी अलग अलग तरह की स्पोकन इंग्लिश की क्लासेज रहती हैं, तो अमेरिकन उनसे किस प्रकार भिन्न है? देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट जो है ये एक सिर्फ इंस्टीट्यूट नहीं है, एक ये कंपनी है जिसकी पूरे भारत के अंदर 550 से भी ज़्यादा ब्रांचेज है। अगर अपन राजस्थान की बात करें तो किसी भी शहर में जाओगे तो वहाँ पे आपको अमेरिकन इंस्टीट्यूट मिलेगा। ओके, और ये पिछले 31 सालों से 31 ईयर से पूरी इंडिया में चल रहा है। और यहाँ पे इसके जो कोर्स डायरेक्टर है वो मिस्टर ओपी लांबा, वो साइंटिस्ट अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। तो उन्होंने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तरीका अमेरिकन इंस्टीट्यूट के अंदर यूज़ किया जाता है जिसमें बच्चा हंसते हंसते इंग्लिश को, लैंग्वेज को जो वो उसको सीख लेता है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दैट वी हैव ए मनोवैज्ञानिक तरीका जिसके थ्रू हम बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं। जी सर, अगला सवाल मेरा ये रहेगा सर कि यूथ को लेकर आपका क्या विज़न है या क्या विचार है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्याओं के अंदर आज यदि कोई घिरा हुआ है तो यूथ है। बच्चों को पेरेंट्स डील कर लेते हैं और पेरेंट्स अपने आप को डील कर सकते हैं, लेकिन यूथ जो है वो पेरेंट्स से भी इतना कनेक्ट नहीं हो पाता है नॉर्मली, और ये अपने किसी जूनियर से वो शेयर नहीं कर सकता है। टीचर्स के साथ उनके अलग के रिलेशन होते हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के अंदर ढूंढता है जो खुद उसी प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं। तो उनको किस प्रकार डील करना चाहिए और क्या मैसेज है? देखो, इसके लिए जो यूथ की जो प्रॉब्लम आपने बताई, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हर घर के अंदर जो पेरेंटिंग का जो सिस्टम है जी सर, वो ठीक होना चाहिए। आज हम जो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है कि हमारी एक राइट पेरेंटिंग हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, तो मैं पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो राइट पेरेंटिंग्स के जो टिप्स हैं वो सीखिए। लेकिन यहाँ पे इससे आपकी इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा यूथ के अंदर एक जो चीज़ देखना चाहता हूँ, उनका जो डिस्कशन है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। आज का यूथ के डिस्कशन, अगर आप 4 लड़के या 4 लड़कियां कहीं बैठी हुई है तो उन लड़कियों के डिस्कशन में आपको जो सबसे चीज़ें जो कॉमन चीज़ मिलेगी, लड़के जो डिस्कस कर रहे हैं वो लड़कियों का डिस्कशन कर रहे हैं। उनके डिस्कशन के अंदर सबसे मेन पॉइंट आपको मिलेगा वो किसी ना किसी लड़कियों का डिस्कशन हो रहा है, या फिर उनके डिस्कशन के अंदर क्या रहेगा, गैजेट्स का डिस्कशन होगा। लाइक आज मार्केट में ये मोबाइल आ गया, आज वो गाड़ी आ गई, वो बाइक आ गई। जब तक वो इसी डिस्कशन से चिपके रहेंगे और इसी डिस्कशन पे रहेंगे तो उनके डिस्कशन के अंदर और उनकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो मैं चाह रहा हूँ कि यूथ को और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने डिस्कशन को ठीक कर ले। उनके डिस्कशन के अंदर विजन का डिस्कशन होना चाहिए, उनके डिस्कशन के अंदर उनके पर्पज का डिस्कशन होना चाहिए, उनके फ्यूचर का डिस्कशन होना चाहिए। आज का जो सुबह से शाम तक का डेली रूटीन अपन जब बच्चों का देखेंगे तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि लड़कों के डिस्कशन के अंदर सिर्फ लड़कियां डिस्कस होती है, या फिर गैजेट्स का डिस्कसन होता है, या रील्स का डिस्कशन होता है। अगर वो अपने डिस्कशन को ठीक कर ले तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चेंज यूथ के अंदर आ सकता है। सर, शुरुआत कैसे की जाए? शुरुआत के लिए क्या है कि इसके लिए हमें उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से नहीं आना पड़ेगा। इसके लिए कुछ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। जैसे आज हम बात कर रहे हैं और इसी तरीके के कुछ और वीडियोज हम बनाएं, अगर यह हमारी बात उन यूथ तक पहुंचे कि हमारी डिस्कशन, हमारा जो डिस्कशन हो रहा है उसके अंदर क्या डिस्कशन हो रहा है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, आपने क्या किया, अपने दोस्तों के साथ आप बैठे और आपने क्या किया, किसी लड़कियों का डिस्कशन किया। अब आप डिस्कशन से उठ के जाओगे घर पे और आप मोबाइल लोगे तो मोबाइल के अंदर जो आपका कंटेंट होगा ना वो भी उसी तरह का होगा। अब आप सुन भी वही रहे हो, देख भी वही रहे हो, अब आपकी जो वो एक्शन आएंगे ना वो अकॉर्डिंगली एक्शन आएंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात को? जैसे ही हमारा डिस्कशन ठीक होगा, अगर हमारे डिस्कशन के अंदर अगर गैजेट्स की और लड़कियों की इनकी बात ना करके हम किसी विजन की बात करें, हमारे फ्यूचर्स की बात करें, ग्रोथ की बात करें, और पूछा जाए, यूथ पूछे, एक दूसरे से पूछे कि तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है और तुमने उस बुक से क्या सीखा। तो जब इस तरीके का डिस्कशन यूथ के अंदर होने लगेगा तो वो क्या होगा, इस मोबाइल की जो एडिक्शन है उससे वो डिस्कनेक्ट होंगे और एक सही राह की तरफ वो आगे बढ़ेंगे। मेरा ये मानना है। अपने हेटर से किस प्रकार डील की जाए? देखो, इसका मैं एक सिंपल सा आंसर आपको देना चाहूँगा
कि आपको पहले तो एक पॉजिटिव बंदा है वो इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देगा। अगर आपने बात की जैसे बच्चों की, तो मैं क्या करता हूँ, सपोज मेरी कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, जी ठीक है, या मेरी कोई, मैं हिंदी में बात करना चाहूँगा, मेरी कोई आलोचना कर रहा है, हाँ, तो सपोज आप मेरे हेटर्स हैं, जी सर। ठीक है, तो आपने मेरी कोई क्रिटिसाइज किया, आपने मेरी कोई आलोचना की, तो मैं क्या करता हूँ, पहले उस चीज़ को देखता हूँ जो मेरी आलोचना जिस पे हुई है, और मैं उस पर एनालिसिस करता हूँ, क्या यार एक्चुअल में मेरे अंदर ये चीज़ है क्या जो आप मेरी बुराई कर रहे हो। अगर वो बुराई मेरे अंदर है तो मैं क्या करूँगा, मैं आपके पास आऊँगा और आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि थैंक यू, आपने मेरी एक बुराई से मुझे अवेयर करवाया, और फिर मैं क्या करूँगा, इस पर काम करके आगे बढ़ जाऊँगा। एक चीज़ तो ये रहेगी। दूसरी चीज़, मैंने एनालिसिस करा कि यार ये जो मेरी बुराइयां हो रही है ये मेरे अंदर है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा उनको एक या दो बार, उनको जो मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे बारे में हुई है तो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं हो रही है तो मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो मेरे जस्ट सिंपल सी है कि अगर हेटर्स जो है अपने खुद को अपने को अंदर जा इंट्रोस्पेक्ट करना है कि अगर ये चीज़ मेरे अंदर है, अगर वो लोग कह रहे हैं तो मुझे इस पे काम करके आगे बढ़ना चाहिए, वरना जस्ट मूव ऑन। जी सर। एक सर हम नॉर्मली देखा जाता है कि हम किसी भी मुद्दे को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर पूर्वाग्रह के शिकार हो सकते हैं। आज ये बात नहीं है कि अपन भाई पढ़े लिखे नहीं है, सारे ग्रेजुएट जो बंदे हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो भी किसी भी मुद्दे के ऊपर एक बार जो सुना, जो देखा, जो समझा, उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। सो आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। देखो लोगों की सुनी सुनाई बात जी, पे जी, क्या है, मैंने उस पे अपना माइंड नहीं जी लगाया, सर। मैंने उसको फाइंड आउट नहीं किया। तो हम जब किसी के इंसान के बारे में, आपने जो वर्ड यूज किया पूर्वाग्रह, उस जब भी हमारे पास कोई चीज़ आती है तो हमें पहले चीज़ ये देखना होगा कि चीज़ ऑथेंटिक कितनी है, मतलब इसमें सच्चाई कितनी है। तो सबसे पहले उसकी सच्चाई को हम चेक करें। लोग इसको सुनाई सुनी बना बातों पे लेके उस किसी के बारे में अपनी धारणा ना बनाएं, तो हम खुद उसके अंदर जाके फाइंड आउट करें, उस पर अपना दिमाग लगाएं कि ये जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ क्या ये सच है कि नहीं है, तो इससे जो है ना हम इनसे निकल सकते हैं। पहले तो मान लो लोग कम इन्फॉर्मेशन उनके पास थी, पढ़े लिखे कम थे, तो जो भी मतलब बड़े लोग थे या फिर जो भी चीज़ें बता दी जाती उनके ऊपर विश्वास कर लिया जाता था। लेकिन आज तो हमारे पास हर तरह का सोर्स है, किसी भी चीज़ के बारे में सच्चाई जानने तक का हमारे पास। उसके बाद भी किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में हो या किसी भी मुद्दे के बारे में हो, जैसे भी मान लो अपन ने बता दिया, किसी ने अपना जो ग्रुप है उसने बता दिया कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये ऐसे होता है, तो अपन ने भी वैसे ही धारणा बना ली कि हाँ ये चीज़ ऐसी ही होती है। तो मेरे हिसाब से क्या ये सही है? ये कहीं तक कभी भी सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अपन सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे ही विश्वास कर रहे हैं। तो हमें सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करके, अगर वो कोई मुद्दा है या कोई इंसान है या कोई और वो कोई कम्युनिटी है, उसके बारे में हम खुद जाके देखें कि ये ऑथेंटिक, इसमें सच्चाई कितनी है। लोगों के बारे में, लोगों की बात सुन के हम उसके बारे में अपनी कोई राय या कोई धारणा ना बनाएं, जबकि हम उस पर खुद को एक रिसर्च करें, उस चीज़ उसको जानने की कोशिश करें कि इस चीज़ में कितनी सच्चाई है। तो इसी की वजह से सुनी सुनाई बातों को अपन क्या है, सिर्फ सुन लेते हैं और उस पर अपन उस इंसान या उसके बारे में क्या है एक परसेप्शन बना लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सुनी सुनाई बातों को बंद करके हमें उसकी ऑथेंटिसिटी को, उसमें सच्चाई कितनी उसको चेक करना होगा। और दूसरा, हम अपने माइंड को वहाँ पे लगाएं उसको जानने के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ, एक जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आपने पूछा था आपके कि ये जुनून कैसा है। जुनून नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि जुनून खत्म हो सकता है। मेरे अंदर एक पेन है, मेरे के अंदर एक दर्द है मेरे अंदर कि ये जो बच्चे आते हैं और ये जो बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं, एक ऐसी एडिक्शन के अंदर, एक ऐसी लत के अंदर ही चले जाते हैं। और वो लत के अंदर जाते हैं, कोई सिगरेट की लत में चला गया, कोई लड़कियों की लत में चला गया, कोई मोबाइल की लत। और ये जो सारी लत है, इसके पीछे एक साइंस है, डोपामिन का आपने नाम सुना होगा। ये पूरा का पूरा उस केमिकल की वजह से होता है। अगर हम उस केमिकल को ढंग से समझे कि डोपामिन क्या है, और ये डोपामिन के 5 सेंटर होते हैं हमारे दिमाग में, आपको पता होगा। अब जो डोपामिन के सेंटर बढ़ जाते हैं और वो भर जाते हैं, तो क्या होता है, हम उस चीज़ की लत के, अब उस डोपामिन के सेंटर को जैसे अपन खोलेंगे, वो जो भर गया डोपामिन, तो उससे अपन के इन सारी एडिक्शन से निकल सकते हैं। तो अपने ये 4-5 मिनट ये जो क्वेश्चन से हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि एक एक प्रॉब्लम पे 1 से 1.5 घंटे की जो सेमिनार रखने की जरूरत है। और मैं इसके बारे में प्लान भी कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया जी, अब अगला जो सैटरडे आ रहा है, इसके अंदर एंगर अंडरस्टैंडिंग का जो ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंट जो लोग हैं, गुस्से के अंदर आके क्या क्या कर देते हैं। तो मैं साइंस के पर्सपेक्टिव से और साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इस पे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। जी सर।
दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि भी आपके जो पिताजी हैं वो सेना में रह चुके हैं, और आपका ये जो मोटिवेशन का जो स्किल है, आपको किसी भी सामने वाले के साथ डील करने का, वो अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के साथ यदि आपके पास आता है तो जाते टाइम उसके दिल में विशेष प्रकार का सुकून होता है कि हाँ, रिलैक्स फील करता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप यदि टीचिंग में नहीं होते तो कहाँ होते हैं? मेरा ये मानना है कि मैं अगर कहीं भी होता जी सर। तो भी मैं एक टीचर ही होता, क्योंकि ये जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना और उनकी प्रॉब्लम्स को जानना, इसके लिए हमें कोई टीचर होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जैसे कि मैंने बताया ना कि एक दिल के अंदर एक दर्द होना चाहिए। अगर मैं सपोज मेरे पापा आर्मी में हैं, तो अगर मैं आर्मी में होता तो वहाँ पे भी रह के मैं ये काम करता। अगर मैं कोई बैंक में होता तो वहाँ पे रह के भी मैं ये काम करता, क्योंकि हम जो इस धरती पे हमारा जो आने का जो मेन पर्पज है ना, वो यही है कि हमारे जो आसपास जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ में हम कैसे वैल्यू एड करते हैं। मेरा ये मानना है, जो मैं जीवन जी रहा हूँ, मेरे लाइफ को स्पेंड कर रहा हूँ, मेरा एक प्रिंसिपल लाइफ को जीने का, वो प्रिंसिपल ये है कि अगर भगवान ने मेरे को इस धरती पे भेजा है तो मैं सोचता हूँ कि मेरा होने का लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, मेरा होने का लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, और मेरा फ़ायदा मेरे सिर्फ घर वाले को ही नहीं, मेरा होने का लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। जिस तरीके से एक बंदा कोई एडिक्शन के अंदर है, कोई प्रॉब्लम में, अगर मैं उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के अंदर अगर उसके काम आ रहा हूँ, तो मैं ऐसा फील करता हूँ कि भगवान ने, अल्लाह ने जो मेरे को बनाया है एक पर्पज़ के लिए बनाया है, और इस पर्पज़ को मैं पूरा कर रहा हूँ। तो आपका जो क्वेश्चन था कि अगर मैं टीचर नहीं होता तो क्या होता, अगर मैं टीचर नहीं होता तब भी टीचर ही होता, क्योंकि ये जो काम है ये मैं कहीं पर भी होता तो मैं यही काम कर रहा होता। एक नॉर्मली सर लोगों की धारणा ये रहती है कि हम यदि मान लो आगे चल के किसी की हेल्प करने की कोशिश करते हैं या हेल्प करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसी मानसिकता बना के रखते हैं कि ये इसकी हेल्प कर रहा है, मतलब इसका इंटेंशन कुछ ना कुछ और हो सकता है, इनसाइड हिडन इंटेंशन हो सकता है। तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? किसी की भी हेल्प करते हैं तो नॉर्मली लोगों को लगता है कि इसका कोई ना कोई हिडन इंटेंशन है, तो वो क्या, किस प्रकार से? हम हर एक इंसान को ठीक नहीं कर सकते जी सर। और हर इंसान को हम उसके माइंड सेट को क्लियर नहीं कर सकते। हमें जो फोकस रखना है वो अपने पे फोकस रखना है। जैसे आप वीडियो का एक एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। अब मेरी इंटेंशन क्या है, मेरी इंटेंशन क्या है ये मैं आपको नहीं बता सकता, जी सर। ठीक है। तो हमें जो सबसे बड़ा काम करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी इंटेंशन पे काम करने का, कि मेरी इस काम को करने की नीयत क्या है। अगर मेरी इस काम को नियत करने की सिर्फ ये है कि मैं लोगों के काम आ जाऊँ, और जो ऊपर बैठा है मेरे को, वो मेरे को देख रहा है, अगर हम सिर्फ इसी एक चीज़ पे काम कर ले कि मेरे को वो देख रहा है, तो मुझे लगता है हम एक बड़ी चीज़ को कर सकते हैं। तो हमारी जो इंटेंशन है वो ठीक होनी चाहिए। अब लोग क्या समझ रहे हैं, अगर हमारी नीयत सच्ची है तो वो स्टार्टिंग के अंदर हमें थोड़ा सफ़र करना पड़ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो उसका रिवॉर्ड है वो फ्रूटफुल होगा। जी। एक सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सफ़र आपने शुरू किया है, ये जो क्रांति आप शिक्षा को लेकर, विशेष रूप से इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर जो चूरू के अंदर लेके आए हो, तो इसकी जो शुरुआत है कब और कैसे और एक क्यों हुई? क्योंकि कई बार ये होता है कि एक्सीडेंटली हम कोई काम शुरू करते हैं और उसमें इतनी महारत हासिल कर लेते हैं जो हमने पहले सोची नहीं होती है। तो कब, कैसे और क्यों? इसकी शुरुआत अगर मैं बात करूं तो ये 2009 के अंदर हुई थी। 2009 के अंदर मैंने इंग्लिश के अंदर आना स्टार्ट किया, और 2010 के अंदर मैंने जयपुर के अंदर अमेरिकन इंस्टीट्यूट, जिसका हेड ऑफिस है राजस्थान की, वहाँ पे मैंने 1 साल पढ़ाया। और इस आपने जैसा कि पूछा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों हुई, तो मैं जब इंसान को लगती है ना, जब इंसान को अभी आपको मेरे यहाँ लगी तो ये दर्द मुझे होगा, और इस दर्द को मैं सोल्व करने के लिए आगे बढ़ूंगा ना, तो इससे बड़ा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो मैं खुद इस चीज़ को फेस कर रहा था, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, ओके। और वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज पे आप खुद जानते होंगे गांव के लोगों की क्या होती है। जब मैं वहाँ से निकल के बाहर गया तो मुझे पता लगा कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम का जो है ना, मुझे इस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए। तो मैं खुद उस चीज़ से सफ़र कर रहा था, उस चीज़ से मैं खुद जूझ रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम को, जो मैंने प्रॉब्लम फेस किए, दूसरों लोग इस प्रॉब्लम्स को ना फेस करें, इसके लिए मैंने सफ़र को स्टार्ट कर दिया। जी सर।
और मैं ये जानना चाहूँगा कि कयूम से कयूम सर बनने तक का जो सफ़र है, इसमें मुश्किलें क्या क्या है? क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी आसान तो नहीं होती है। आपने 10-12 साल आपको यदि को कंटिन्यू करते हो गई, तो इतना आसान तो नहीं है। तो नॉर्मली लोगों को यदि हम गेट खोल के इंटर करते हैं, सारी चीज़ें एकदम स्टेबल मिलती है, क्लासेस चलती हुई, फुल बैचेज हैं, तो लगता है बहुत आसान है। लेकिन क्या ये इतना आसान है जितना लोगों को लगता है, या फिर हम जैसा कि समझ पाते हैं कि आसान है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं अभी भी सोचता हूं कि मुझे उसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता कय्यूम और कय्यूम सर में। जी सर। ओके, मुझे लगता है कि आज भी मैं कय्यूम ही हूँ और इस तरीके की चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक अबाउट इट। जी सर। ओके, दूसरी चीज़ अगर आपने बात की कि 12 साल का एक जो सफ़र हुआ है अमेरिकन के अंदर, मैंने चूरू के अंदर 12 साल आज मेरे को हो गई और 10,000 से प्लस मैंने स्टूडेंट पढ़ाए हैं और इस सफ़र के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंग्लिश सीखी और अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी पीढ़ी को यहाँ से सीख के वो बड़े हर क्षेत्र के अंदर आज वो काम कर रहे हैं और वो अच्छी पोस्ट पे भी है। तो इस सफ़र के अंदर प्रॉब्लम्स तो बहुत आती है, आपको पता है कि हर तरीके की चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। जैसे आपने हेटर्स का एक जिक्र किया, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो क्रिटिसाइज की और उन्होंने खींचने की कोशिश की। ओके, लेकिन आई वॉज फोकस्ड ऑन माई वर्क। मुझे ये पता था कि मुझे क्या करना है और मेरी नीयत कितनी सच्ची है और आई जस्ट कंटिन्यूड और मैं उसमें कंटिन्यू रहा। मैंने एक सवाल सर मेरा ये रहेगा कि ये 10 साल के सफ़र, 10-12 साल के जो आपने सफ़र अपना तय किया है, इसमें कभी ना कभी तो ये ज़रूर आया होगा कि चलो छोड़ देते हैं। तो उस टाइम आपने अपने आप को कैसे होल्ड रखा होगा? भाई कोई भी अपन काम करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो एक दिन या एक बार तो ज़रूर मन में आता है कि छोड़ देते हैं इसको। गिव अप करने का जो मन में एक विचार आता है, उस टाइम आपने कैसे होल्ड रखा होगा? देखो, गिव अप करने का विचार कब आता है? जब हमारा पर्पस क्लियर नहीं होता ना, तब हमारा गिव अप करने का विचार आता है। मेरा पर्पस क्लियर था क्योंकि मेरा जो है सिर्फ पैसे कमाने का एक मोटो नहीं था कि मुझे यहाँ पे पैसे कमाना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब मैंने इसे स्टार्ट किया तो मेरा ये था कि पेन था। जैसे अगर आप यहाँ पे आपके लगी हुई है और आपको दर्द हो रहा है तो आप इसे गिव अप नहीं करोगे। जब तक इसका पूरा ट्रीटमेंट नहीं कर लो तब तक आप इसे छोड़ोगे नहीं। तो इट वॉज नॉट माई लाइक कोई गोल नहीं था मेरा ये कि मेरे जिंदगी को जीने का एक उद्देश्य है कि मेरे पास लोग आए और लोग आके मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करूं, मैं उनकी स्माइल का एक रीज़न बनूं। अगर यहाँ से लोग जाके इंग्लिश सीख के और एक अच्छी पोस्ट पे जाके बैठते हैं और जब वो मुझे फ़ोन करते हैं और वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो जो एक सुकून जो मिलता है उस सुकून को बयां नहीं किया जा सकता, उस सुकून को बयान नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज़ अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और मुझे लगता है कि जब इंसान अपने पर्पज को लेके चलता है तो उसकी बॉडी है ये बूढ़ी हो जाती है लेकिन उसकी जो सोल है, आत्मा, वो जवान रहती है। अगर पर्पज वाला बंदा 100 साल का बंदा है और वो हॉस्पिटल में पड़ा है और उसकी बॉडी एकदम से, जिसे अपन बोलते हैं ना, जर्जर हो चुकी है, लेकिन अंदर से वो अभी भी जवान है और अपने पर्पज वो करने के लिए आज भी उसके अंदर उतनी ही पोटेंशियल और उतनी ही जान है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं 100 साल का हूँ और हॉस्पिटल में पड़ा हूँ और मेरी बॉडी ने एकदम से जवाब दे चुकी है, अगर उस कंडीशन में भी मेरे पास कोई अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आ रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं उसी इंटेंशन के साथ और उसी एनर्जी के साथ उसे आंसर देना चाहूँगा। और मुझे तो लगता है कि मेरे मरने के बाद भी मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा लिख के जाऊँ और कुछ ऐसा बोल के जाऊँ कि मेरी बॉडी यहाँ पे ना रहे, लेकिन फिर भी मेरी लिखी हुई बात और मेरी बोली हुई बात है वो लोगों को हेल्प करती रहे। जैसा तो इस सफ़र के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वो गिव अप करने का तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि जब पर्पज क्लियर होता है तो गिव अप बंदा नहीं करता है। पर्पज क्लियर हो तो गिव अप करने का सवाल पैदा नहीं। एग्जैक्टली, जी सर। हमारा पर्पज क्लियर होना चाहिए। नहीं, बहुत बार ऐसा देखा जाता है भी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हों या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, लेकिन एक मोमेंट पे आके उनको गिव अप कर देते हैं कई तो, और कई बार अपने आप को यदि होल्ड रखते हैं तो वो चीज़ें उस प्रॉब्लम से एक पार्ट ऑफ टाइम से वो निकल जाते हैं। इसके पीछे के रूट को समझते हैं। जब हमारे यहाँ पे बच्चा एक पैदा होता है ना, तो वो जब जैसे वो होश संभालता है तो उसके घर पे उसको क्या दिया जाता है कि, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर पे एक बंदा आया और वो स्कॉर्पियो के अंदर आ रहा, बड़ी सी गाड़ी के अंदर आया और अच्छे कपड़ों को पहन के आ रहा है।
तो अब जैसे ही वो बंदा है हमारे घर पे आता है तो वो हमारे घर वालों का जो उसको ट्रीट करने का वे है उसको एक अलग रिस्पेक्ट दी जाती है। और जो हमारे बचपन के अंदर में पढ़ाया जाता था रहीम काका और रामू काका जैसे वो साइकिल पे एक बंदा आ रहा है, अगर वो हमारे घर पे आ रहा है तो उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। अब वो बच्चा जो है उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाता है कि इस दुनिया के अंदर उसकी ज़्यादा वैल्यू है जिसके पास पैसे हैं। और हमारे घर के अंदर भी डिस्कशन जो होता है वो कौन सा डिस्कशन होता है कि पैसे, सिर्फ पैसों का हमारे घरों के अंदर डिस्कस होता है। तो बच्चा क्या उस चीज़ को समझता है कि इस दुनिया के अंदर उसी इंसान की सबसे ज़्यादा इज्जत है जिसके पास पैसा है। अब ये जो बंदा जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। अगर वो कोई बिजनेस करने जा रहा हो तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बिजनेस करने जा रहा है। अब वो अगर उसको उसमें से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो उसको गिव अप कर देता है। पर्पज उस बंदे का क्लियर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारा पर्पज क्लियर होना। पैसे हमारी सेकेंडरी चीज होनी चाहिए और हमारा पर्पज हमारा प्राइमरी चीज होनी चाहिए। हमारी प्रायोरिटी जो होती है वो हमारी पर्पज होना चाहिए। तो अगर अपन एक पर्पज को लेके चलेंगे तो हम अपने कभी भी गिव अप करने का सवाल ही हमारे माइंड के अंदर नहीं आएगा। मैं ऐसा मानना मेरा। जी सर, इनको सुन के बहुत से लोगों के मन में सवाल आएगा और वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी करना चाहेंगे, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में कोई कब तक आ रहे हो भाई? सारी चीज छोटी से छोटी इंस्टीट्यूट है वो ऑनलाइन आ रही है सारी। जैसे मान लो छोटे से ट्यूशन ट्यूटर जो है वो भी अपना कंटेंट है वो ऑनलाइन प्रोवाइड करवा रहा है। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट को कब तक ऑनलाइन देख सकते हैं? अभी इसके बारे में आई हैव नॉट प्लान, तो अभी इसके बारे में मैंने सोचा नहीं है। हो सकता है फ्यूचर के अंदर मैं ऑनलाइन भी आऊँ, लेकिन इसके लिए अभी कोई प्लान नहीं। क्योंकि ऑनलाइन ना आने का एक रीज़न ये है कि ऑनलाइन के अंदर हर एक क्लास आप जो ना वहाँ पे नोट्स मिलते हैं, लेकिन इंग्लिश स्पोकन के अंदर क्या है, आपको एक ग्रुप चाहिए। वहाँ पे क्लास लेने के बाद आपको एक स्पीकिंग पार्टनर चाहिए। तो वो स्पीकिंग पार्टनर जब तक आपको नहीं मिलता तो जो आपने 1 घंटे के अंदर जो क्लास ली है वो थ्योरेटिकल के बेस पे आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। नहीं, फिर भी मान लो जैसे कोई किसी हाल में पॉसिबल नहीं है उसका इंस्टीट्यूट में आना और वो अपना जैसे आपके गाइडेंस में कोई भी घर पे रह के कोई गृहिणी है, कोई दूर दराज के गांव में रहते हैं या फिर कहीं दूर है, तो वो अपने इंग्लिश को या स्पोकन इंग्लिश को करना चाहे तो आपके गाइडेंस में क्या स्टेप रहेंगे? उसके लिए मैंने सोचा है कि मेरे पास कुछ मैजिकल फॉर्मूलेज हैं। जी सर। तो उनके लिए मैं कुछ ऑनलाइन कोर्स को भी डिज़ाइन करने की सोच रहा हूँ। तो वो हो सकता है अभी कुछ दिनों के अंदर मैं उसको ले आऊँ, लेकिन अभी उतना कोई प्रॉपर मैंने सोचा नहीं है। एक सर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की जब बात आती है तो स्पेशली मैं एनडीए को काउंट करना चाहूँगा कि एनडीए के अंदर इंग्लिश की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इम्पोर्टेंस है। तो नॉर्मली देखा जाता है अपने चूर के क्षेत्र के आसपास के जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं सारी, लेकिन इंटरव्यू में आके कहीं ना कहीं उन्हें बैक होना पड़ता है। तो उनको लेकर भी ये ऐसा मान के चलो कि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि वहाँ यदि कोई भी बच्चा फाइट होता है और अमेरिकन से निकल के जाता है तो बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स सर, पिछले 12 साल के अंदर मैंने बहुत सारे बच्चों को एयरफोर्स के अंदर, एनडीए के अंदर, सीडीएस के अंदर और बहुत सारी ऐसी और फील्ड है जिसमें प्राइवेट फील्ड भी है जहाँ पे मेरे बच्चे वो काम कर रहे हैं जिन्होंने अमेरिकन से इंग्लिश सीखा। मेरे अमेरिकन इंस्टीट्यूट का नाम से एक इंस्टाग्राम पे भी एक चैनल है, आई मीन अकाउंट है, तो वहाँ पे मैंने उन बच्चों की वीडियोस को डाले हुए। तो आप एक बार उनको जाके देखें कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो इंटरव्यू के लिए हम स्पेशल अभी 5 दिन का एक वर्कशॉप लगाया था। हमने वर्कशॉप पे लगाते हैं, उन वर्कशॉप के अंदर स्पेशली इन्हीं चीज़ों की बात करते हैं कि इंटरव्यू को कैसे फेस करना है, कैसे जाएं, रिज्यूमे क्या होता है, सीवी क्या होती है। आज बच्चों को ये भी नहीं पता कि रिज्यूमे क्या होता है, सीवी क्या होती है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हम बच्चों को उनके अंदर सिखाते हैं और इंटरव्यू की यहाँ पे प्रिपरेशन करवाते हैं। और इंटरव्यू की ही सिर्फ प्रिपरेशन नहीं करवाते हैं, उनको ग्रुप डिस्कशन के अंदर जीडी की क्लासेज भी देते हैं कि जब ग्रुप डिस्कशन के अंदर बैठते हो तो हाउ टू सीट, हाउ टू स्टार्ट, किसी को इंटरप्ट करना तो किस तरीके से इंटरप्ट करें, किसी भी ग्रुप डिस्कशन को जब हम समअप करना है तो उसे कैसे समअप, ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो वीडियो क्लासेज के थ्रू बच्चों को देते हैं। अब जब वो बच्चा उन क्लासेज को लेके जब बाहर जाता है और वो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जा रहा है, और हम उनको क्या करते हैं यहाँ पे उनकी इंटरव्यू लेते हैं, उनको हम प्रैक्टिकली इंटरव्यू करवाते हैं एक एक बच्चों को पूरा अपने रेज्यूमे के साथ और अपनी सीवी के साथ उनको बुला के और उन बच्चों की इंटरव्यू लेते हैं। अब वो बच्चा यहाँ से
कंफर्ट फील करता है और वो बाहर जाके इजीली वो इंटरव्यू दे सकता है। तो ये चीज़ें पिछले 12 साल से मैं कर रहा हूँ और इसका मुझे जो ना आउटफिट भी मिला है कि बच्चे एयरफोर्स के अंदर काम कर रहे हैं और डिफरेंट फील्ड के अंदर बच्चे जा रहे हैं और बच्चे वो दे आर वेल सेटल्ड देयर। एक सर यूथ को लेकर आपने जो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और तो उसके इर्द गिर्द माना जाता है कि उसके इर्द गिर्द ही एजुकेशन जो है वो बिना डिसिप्लिन के पॉसिबल नहीं है। तो इस स्टेटमेंट से आप कितना सहमत है, क्या कुछ है? तो कई बार ऐसा होता है कि अपन फ्रैंक को एक फ्रैंक रहना और एक फोर्डपन में बहुत ही थिन डिफरेंस होता है, उसको बैलेंस करना होता है सर। जी सर। तो बच्चों के साथ मैं क्या है एकदम से खुलता भी हूँ, लेकिन जहाँ चीज़ें मुझे जो चीज़ें जो मेंटेन करने की ज़रूरत है मैं उन चीज़ों को मेंटेन भी करता हूँ। तो यहाँ आप यू विल बी अमेज्ड टू लिसन कि बच्चे मेरे से अपने घर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो के भी आके शेयर करते हैं। तो वो क्या हुआ कि वो जब बच्चे मेरे पास आते हैं तो उनको मेरे और बच्चों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। अब वो बच्चे क्या ट्रस्ट के बेस पे आके मेरे साथ बातें शेयर करते हैं। तो उसी ट्रस्ट पे क्या है आप बच्चे डिसिप्लिन को भी मेंटेन करते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि एक देखो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा जो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ। हमारे यहाँ पे क्या होता है, घर पे भी क्या होता है, बच्चे अगर अपने मम्मी पापा का कहना मान रहे हैं तो उस कहने मानने के जो बच्चे कहना मानते हैं उसका जो पीछे का रीजन है वो उनका बायोलॉजिकल पेरेंट्स की वजह से अगर वो कहना मान रहे हैं। मतलब एक बच्चा अपने पापा का इसलिए कहना मान रहा है कि उनकी जॉब खर्च जो है वो पापा दे रहे हैं, उनकी जो सारी फैसिलिटीज है उनके पापा की जेब से पूरी हो रही है। मेरा ये मानना है कि अगर इस वजह से अगर वो बच्चा अपने मम्मी या पापा का कहना मान रहा है तो बहुत जल्द जैसे वो अपने पैरों पे खड़ा होगा तो वो उनके अगेंस्ट हो सकता है। मैं इसी तरीके से यहाँ पे इसी स्ट्रेटेजी को मैं अपनाता हूँ कि टीचर जो मेरा बच्चे जो मेरा कहना मान रहे हैं वो मेरी इस वजह से नहीं माने कि मैं कोई अमेरिकन के अंदर टीचर हूँ, मैं अपनी वैल्यू उनके अंदर उनके हार्ट में ऐड करता हूँ पहले, ठीक है। उनके अंदर वो चीज़ें जो बच्चे चाह रहे उन बच्चों को वो चीज़ें देता हूँ तो ऑटोमेटिक जो बच्चे आपका कहना मानने लग जाएंगे। तो बच्चे आपकी पावर की वजह से, आपकी अथॉरिटी की वजह से और आपकी पोस्ट की वजह से, इसकी वजह से बच्चे आपका कहना नहीं मानना चाहिए। आप उनके अंदर एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करो ताकि उस वैल्यू की वजह से आपके बच्चे रिस्पेक्ट करें। एक सर नॉर्मली देखा जाता है, टीचर्स की यदि मैं बात करूँ तो यदि वो फ्रैंक होने की कोशिश करें, यदि फ्रैंक हो जाते हैं तो बच्चे उनका कहना मानना बंद कर देते हैं, उसके कंट्रोल नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, डिसिप्लिन उनके हाथ से निकल जाता है फ्रैंक हो जाते हैं तो। और यदि वो स्ट्रिक्ट रहते हैं तो बच्चे को जो गेन करना होता है, जो उसका पर्पज होता है मेन, वो टीचर के डर की वजह से उतना नहीं कर पाता है। तो यदि अपन ज़्यादा डिसिप्लिन में रहे, स्ट्रिक्ट रहे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, और यदि फ्रैंक हो गए तो बच्चा नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। तो दोनों के बीच एक जो डिफरेंस है या बैलेंस है वो किस प्रकार, टीचर्स को क्या कुछ? मेरा ये मानना है कि सर किसी भी एजुकेशन को थप्पड़ के बेस से आप नहीं सिखा। मेरा ये मानना है कि डरा के अपन किसी भी इंसान को पढ़ा नहीं सकते। तो हमें एक उनको फ्री एनवायरनमेंट उनको देना होगा, एक ऐसा एटमॉस्फेयर हमारे इंस्टीट्यूट या स्कूल या कॉलेज में क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे बच्चा आना चाहे, जहाँ पे उनको फोर्स नहीं किया जाए। एक सर जैसे हद से ज़्यादा केयर भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है, कि नॉर्मली देखा जाता है कि जो सिटी के जो बच्चे होते हैं उनका जो ईगो का लेवल है या जो स्वाभिमान का जो लेवल है वो बहुत हाई होता है। उसे यदि कोई थोड़ा सा डांट भी देता है, कोई फटकार भी देता है तो वो मतलब ऐसी हरकतें कर सकता है, यहाँ तक कि सुसाइड तक भी जाता है। एक बार मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि टीचर ने, जो फिजिकल ट्रेनर थे, उन्होंने एक बच्चे को डांट दिया, वो बाहर क्लास में बाहर घूम रहे थे वो, तो टीचर ने सिर्फ उसको डांटा था और उसने घर जाके सुसाइड कर लिया। और जब उसकी सारी चीज़ें पता की गई तो पता चला कि ये बच्चा बहुत ही लाड प्यार से पला हुआ है, मतलब उसको ना सुनने की और उसे डांट सुनने की आदत नहीं थी। तो ये नॉर्मली देखा जाता है गांव के जो बच्चे होते हैं उन्हें पेरेंट्स डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं, टीचर्स भी ऐसा मतलब नहीं रखते, तो उनका जो है वो मतलब प्रॉब्लम को फेस करने का जो है वो बहुत ही इजी रहता है। तो ये कहाँ तक सही है? देखो मैं इसके बारे में आपको साइंस के पर्सपेक्टिव से बताना चाहूँगा। जो ये जो है ना, इस पे पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे होता है। हमारे घरों के अंदर क्या, जिन बच्चों को आपने जैसे गुस्से की बात करी, आपने जैसे इसकी एरोगेंस की बात करी, गुस्सा पता लोगों को क्यों आता है?
गुस्सा आने का मतलब है कि इसके पीछे इसका जो घर के अंदर जो पेरेंटिंग हुई ना, जिसे परवरिश बोलेंगे, जी सर। अगर उस जिन घरों के अंदर बच्चों को और फैसिलिटेट किया जाता है, और फैसिलिटेट का मतलब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे उनको सिर्फ लाड प्यार ही रखा जा रहा है, सिर्फ लाड, ओवर लाड प्यार अगर उनको दिया जा रहा है, अब वो बच्चा जब घर से बाहर निकलेगा जी सर। तो अब क्या करेगा, उसको जब जैसे ऑटो में जा रहा बच्चा, ऑटो वाला जैसे ही उसको थोड़ी सी तेज आवाज में बात करेगा ना, तो उस बच्चे को गुस्सा आएगा, क्योंकि कि वो उस ऑटो वाले से वही बिहेवियर एक्सेप्ट कर रहा है जो उसकी माँ उसके साथ कर रही है। जी सर। ठीक है, अब वो अगर वो किसी ऑफिस के अंदर काम करने चला गया तो बॉस के अंदर भी वो अपनी माँ ही देख रहा है, जी सर। हर जगह वो अपनी। अब जब उनको वहां से वो वाला लाड प्यार वापस नहीं मिलेगा तो वो बच्चा क्या करेगा, गुस्सा करेगा, और गुस्से के अंदर आके वो कोई भी स्टेप उठा सकता है। इसलिए यहाँ पे मैं पेरेंट्स को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बच्चों को और फैसिलिटेट ना करें, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, उनको ना भी बोलें। डू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? Yes, sir. तो अगर जब उनको ओवर लाड प्यार मिल जाता तो वो बाहर जाके वही प्यार लोगों से वो एक्सपेक्ट करते हैं, जब उनसे वो एक्सपेक्ट नहीं, वो प्यार नहीं मिलता है तो वो ऐसे कोई ना कोई स्टेप उठा लेते हैं। जी सर। तो यूथ की भी हमने बात की, पेरेंट्स की भी बात कर ली, तो यूथ को लेकर आपने जो पहला सवाल अपना था कि भी यूथ की जो मेंटलिटी है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। यदि हम यूथ की मेंटलिटी चेंज होती है, वो यदि स्टडी पे बात कर रहा है, किसी मतलब स्टडी मटेरियल के बारे में बात कर रहा है, किसी ऐसे मतलब विजन की विजन की बात कर रहा है, प्रोडक्टिविटी की बातें कर रहा है वो। आई मीन उनके, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि उनकी डिस्कशन के अंदर, हम सपोज आप किसी ग्रुप के साथ बैठे हो और किसी यूथ के साथ बैठे हो, तो सबसे पहले देखें कि हमारा जो डिस्कशन हो रहा है 5 मिनट हुआ है या 10 मिनट हुआ है, वो डिस्कशन कैसा डिस्कशन था। उस डिस्कशन में सिर्फ पॉलिटिक्स की बात हुई, सिर्फ रिलीजन की बात हुई, या फिर सिर्फ लड़कियों की बात हुई, या फिर उस ग्रुप डिस्कशन, उस डिस्कशन में क्या है, सिर्फ मोबाइल की, बाइक की, एप्स की, अगर यही हमारा डिस्कशन चल रहा है तो अब ये जो बच्चे हैं कभी भी प्रोडक्टिव नहीं बन सकते। तो इनको क्या करना पड़ेगा, कोई भी बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो सबसे पहले हम ये देखें कि मेरा जो डिस्कशन हो रहा है, सुबह से लेकर शाम तक जितने लोगों के सामने डिस्कशन हुआ था, मेरा डिस्कशन प्रोडक्टिव कितना था और अनप्रोडक्टिव कितना था, मेरे डिस्कशन के अंदर कितनी आज बातें हुई कि मेरे विजन क्या है, मेरा पर्पज क्या है, मेरे सपने क्या हैं, इनके बारे में कितनी बातें हुई, और लड़कियों की, मोबाइल की, इनकी कितनी बातें हुई। अगर एक बच्चे का सिर्फ डिस्कशन सिर्फ इन्हीं चीज़ों के अंदर जा रहा है तो बच्चा बताओ कहाँ जाएगा। उसका आपने सुना ना, वी बिकम व्हाट वी थिंक, जो हम सोचते हुए बन जाते हैं। तो हमारे डिस्कशन से हमारे ब्रेन को क्या मिल रही है, ऐसी चीज़ें मिल रही है, तो हम ऐसे सोचेंगे और ऐसे बनेंगे। अगर आप अच्छे प्रोडक्टिव लोगों के साथ रहेंगे, आपका सर्किल अच्छा होगा, जो प्रोडक्टिविटी की बातें कर रहा है वो बच्चे का विजन ही अलग होगा। तो यूथ के लिए माइंड की एक्सरसाइज के लिए आप यदि मान लो कोई बुक सजेस्ट करना चाहो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो इंग्लिश में तो कौन जहाँ से वो शुरुआत कर सकते हैं? आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कैन विन, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। हाँ, yes, यू कैन विन, जीत आपकी। और यह जीत आपकी। और आई हैव सो मेनी बुक्स, एक गुड वाइब्स, गुड लाइफ। जी सर। सो और भी बहुत सारी बच्ची आपको हिंदी में मिल जाए, लेकिन ये जो बुक है यू कैन विन, मैं हर एक बच्चे से चाह रहा हूँ कि आप एक बार इस बुक को जरूर पढ़ें। आप उस बुक को पढ़ने के बाद आपका जो सोचने का वे है और लोगों को देखने का जो एंगल है वो आपका चेंज हो जाएगा। ये थिंक आउट ऑफ द वे जो आपकी टैगलाइन है, और हमारे चैनल की भी यही टैगलाइन है, थिंक आउट ऑफ द वे, जो आपसे इंस्पायर है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय में दिया, और ये उम्मीद करते हैं कि हमेशा आपकी मोटिवेशन में हम ही नहीं बाकी पूरे चूरू के, अब चूरू के नहीं, जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच पाती है, जहाँ तक आप अपने मैसेज को दे पाते हो, यदि इस इंटरव्यू के माध्यम से भी एक भी बच्चे को यदि फ़ायदा मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।